नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं वाराणसी, जहां पीएम मोदी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ आज हम उनके विचारों को, उनके संकल्पों को, नारी सशक्तिकरण के उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। साथियों, आज मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ, सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को, विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है, अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। ये बहनें अब पूरे पूर्वांचल के लिए नई मिसाल बन चुकी है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी प्लांट से जुड़े सभी पशुपालक साथियों को बोनस वितरित किया गया है। बनास और बोनस ये कोई उपहार नहीं है, ये आपकी तपस्या का पुरस्कार है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बोनस आपके पसीने का, आपके परिश्रम का तोहफा है। साथियों, बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। इस डेयरी ने आपकी मेहनत को इनाम में बदला और सपनों को नई उड़ान दी। और खुशी की बात यह, इन प्रयासों से पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी बन गई हैं। जहां पहले गुजारे की चिंता थी, वहां अब कदम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये तरक्की बनारस, यूपी के साथ ही पूरे देश में दिखाई दे रही है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है।
10 साल में दूध के उत्पादन में करीब 65% वृद्धि हुई है, डबल से भी ज्यादा। ये सफलता आप जैसे देश के करोड़ों किसानों की है, मेरे पशुपालक भाई और बहनों की है। और ये सफलता एक दिन में नहीं मिली है। बीते 10 सालों से हम देश के पूरे डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, उनके लिए लोन की सीमा बढ़ाई है, सब्सिडी की व्यवस्था भी की है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक काम जीवदया का काम भी है। खुर पका मुंह पका फूट एंड माउथ डिसीज से पशुधन को बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कोविड की मुफ्त वैक्सीन की तो सबको चर्चा करने या याद आती है, लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसके सबका साथ सबका विकास में मेरे पशुओं को भी मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है। दूध का संगठित कलेक्शन हो, इसके लिए देश के 20,000 से ज्यादा सहकारी समितियों को फिर से खड़ा किया गया है। इसमें लाखों नए सदस्य जोड़े गए हैं। प्रयास ये है कि डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा सके। देश में गाय की देसी नस्लें विकसित हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, गायों की ब्रीडिंग का काम साइंटिफिक अप्रोच से हो, इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है। इन सारे कामों का मूल यही है कि देश में पशुपालक भाई बहन है जो विकास के नए रास्ते से जुड़े, उन्हें अच्छे बाजार से, अच्छी संभावनाओं से जोड़ने का अवसर मिले। और आज बनास डेयरी का काशी संकुल पूरे पूर्वांचल में इसी प्रोजेक्ट को, इसी सोच को आगे बढ़ा रहा है। बनास डेयरी ने यहां गिर गायों का भी वितरण किया है और मुझे बताया गया है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बनास डेयरी ने यहां बनारस में पशुओं के चारे की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। पूर्वांचल के करीब करीब 1 लाख किसानों से आज ये डेयरी दूध कलेक्ट कर रही है, किसानों को सशक्त कर रही है। साथियों, अभी कुछ देर पहले मुझे यहां कई बुजुर्ग साथियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपने का अवसर मिला। मैंने उन साथियों के चेहरे पर जो संतोष का भाव देखा, मेरे लिए वह इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती है, वो हम सब जानते हैं। 10-11 साल पहले इस क्षेत्र में
पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी वो भी हम सब जानते हैं। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। मेरी काशी अब आरोग्य की राजधानी भी बन रही है। तो पीएम मोदी को आप लाइव सुन रहे थे। वाराणसी वो पहुंचे हैं, 50वीं रैली है उनकी ये, और इसमें जनता को संबोधित करते हुए आप देख रहे थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। आपको बता दें, देहरादून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2027 का चुनाव सरकार के लिए चुनौती बन रही है। आबादी खिसकने से और खिसक जाएगी पहाड़ की सियासी जमीन। पलायन रोकने पर ध्यान न दिया गया तो कमजोर हो जाएगा पहाड़ का गणित। आपको बता दें, एक दशक से मैदानी जिलों में 72% आबादी जो है वो बढ़ी है, वहीं मतदाताओं की आबादी बढ़ी है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी घटने से सियासी मामला भी जो है वो गड़बड़ा सकता है। तो आपको बता दें, 9 पर्वतीय जिलों में सिर्फ 21% मतदाता जो है वो बढ़े। वहीं 2002 में पहाड़ी सीटों पर से 43.3% जो मतदाता हैं वो बढ़े हुए हैं। 2022 में पहाड़ी सीटों पर जो मतदाता हैं उनकी संख्याएं घटकर 39.4% हो गई है। वहीं अगले परिसीमन से पहले एक बड़ा ठोस कदम जो है पहाड़ी लोगों के लिए उठाना होगा। तो आपको बता दें, 2027 का विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर सरकार की चुनौती जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां की आबादी जो है वो घटती जा रही है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पहाड़ी इलाकों पे मतदाताओं की जो संख्या घट रही है उसको लेकर सरकार के पास क्या कुछ चुनौती हो सकती है? दोबारा से अभय कैंतुरा से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, अभी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें, पहाड़ों की जो आबादी है वो घटती जा रही है, जो 2027 के चुनाव के लिए सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में मतदाताओं की संख्या जो है वो 2022 से घटकर 39.4% हो गई है। वहीं अगले परिसीमन से पहले इन इलाकों का ध्यान रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पहाड़ी इलाकों का जो आबादी है मतदाताओं की वो घटती जा रही है। सरकार के पास क्या कुछ चुनौती हो सकती है? देखिए, चुनौती इस रूप में यहाँ पर सरकार के पास कही जा सकती है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने, उन विधानसभा चुनावों से पहले परिसीमन की बात यहाँ पर कही जा रही है। यानी उत्तराखंड में जो परिसीमन होना है उस परिसीमन को 2026 में समझा जा सकता है कि 2026 में परिसीमन यहाँ पर शुरू होगा। अगर परिसीमन शुरू होता है तो फिर उत्तराखंड के लिए जो चिंता का विषय है वो पहाड़ी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि जो पर्वतीय जो जनपद है वहाँ की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार पलायन के चलते इन सीटों का जो समीकरण है या इन सीटों की जो स्थिति है परिदृश्य बन रहा है वो बड़ा चिंताजनक यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन होकर मैदानी जनपदों में आबादी बढ़ी है, वोटर्स की संख्या वहाँ पर बढ़ी है। और 2022 के विधानसभा चुनाव के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो पिछले 2017 से 2022 के बीच में 5% का गैप यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर कहा जा सकता है। इसीलिए अगर ये इस पलायन पर जल्द ही कोई ठोस निर्णय यहाँ पर नहीं लिए गए, पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर नहीं बनाई गई, ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं 2026 के बाद जो परिसीमन यहाँ पर होना है, 2027 के विधानसभा चुनाव में उस परिसीमन में पहाड़ की जो सीटें होंगी और कम होती हुई नजर आएंगी। मैदानी जनपदों में आप चाहे देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें या उधम सिंह नगर की बात करें या नैनीताल की बात करें, यहाँ पर सीटें बढ़ती हुई नजर आएंगी और पहाड़ी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। जिस पहाड़ी राज्य की हम बात करते हैं उस पहाड़ी राज्य में ही पहाड़ की जो सीटें वो कम होती हुई नजर आई जाएगी। तो ये वो आंकड़े हैं जो सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर कहे जा सकते हैं। पलायन आयोग की तरफ से लगातार चिंता जाहिर यहाँ पर की गई है कि पलायन को रोकने के लिए जो शुरुआती दौर से जो काम यहाँ पर होने चाहिए थे वो यहाँ पर हो नहीं पाए, उनको ठोस तरीके
से धरातल पर उतारने की आवश्यकता है, ताकि क्या पहाड़ों से कुछ जो उपाय पलायन हो जो रहा है है वो वो सरकार यहाँ की पर तरफ कम हो से सके। किए जी। जा सकते हैं इसे रोकने के लिए? क्योंकि जैसे अगर बात की जाए परिसीमन की, तो जब भी परिसीमन किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और जैसा कि आप बता रहे हैं पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है, पलायन होता जा रहा है लोगों का। जमीनी इलाकों में या निचले इलाकों में जो है लोग चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए परिसीमन की, तो कैसे सरकार इसके लिए कदम उठा सकती है? देखिए, यही एक चिंता का विषय है जिस पर सरकार को कार्य करने की आवश्यकता यहाँ पर नजर आ रही है। इसीलिए सरकार की तरफ से जो पहाड़ी जो जनपद है वहाँ पर स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने के लगातार प्रयास वहाँ पर किए जा रहे हैं। उनको कई प्रकार जो विकास की जो योजना पहाड़ी जनपदों में इस समय संचालित हो रही है, उन विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तय समय पर उन सब चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और फिर से ये कह सकते हैं कि वापस यदि रिवर्स जो पलायन यहाँ पर होना चाहिए था, उस रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में जब भी परिसीमन यहाँ पर हो तो कम से कम पहाड़ की जो सीटें है वो घटने के बजाय या तो बढ़ती नजर आई, नहीं तो फिर समान स्थिति पे तो यहाँ पर रहे, जिससे इस क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि जो संतुलन है, इस राज्य का जो संतुलन है वो यहाँ पर बना रह सके और पहाड़ी क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो सके। बिल्कुल अभय, देखना ये होगा कि सरकार ये संतुलन बना पाती है या नहीं। अभय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें रुद्रप्रयाग चमोली में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अतिवृष्टि से नंदप्रयाग में उपनाया गदेरा, वहीं पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश से काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें द्वारा हाट में जेवीसी से मलबा गिरा है, चालक की भी मौत हो गई है। वहीं जलई गांव की अनुसूचित बस्ती पर भी बड़ा खतरा जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश में पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है, लगातार बड़ा नुकसान जो है पहाड़ वासियों को देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में ओलावृष्टि से भी काफी नुकसान हुए हैं। थराली में 3 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी है। तो आपको बता दें देहरादून में पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बनता जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए जलई गांव की, तो वहां पे अनुसूचित बस्ती का जो है वो खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें द्वारा घाट में जेसीबी के ऊपर मलबा गिर गया है, इस दौरान चालक की भी मौत हो गई है। वहीं भारी बारिश से देहरादून में 2 लोगों की भी मौत बताई जा रही है। तो आपको बता दें लगातार पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला है। रुद्रप्रयाग चमोली में भारी बारिश का तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जहां बारिश का कहर आप जो है वो साफ तरीके से देख सकते हैं। किस तरह से सड़कों पर पानी लगा हुआ है, बहाव जो है वो काफी तेज है, गाड़ियां चल रही हैं, तैरती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जहां बारिश का कहर जो है आप साफ तरीके से देख सकते हैं। एक तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां जो है वो बहती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है जो सड़क की दिखाई दे रही है, वहां पे भी जो बारिश का कहर है वो साफ तरीके से देखा जा सकता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, इस वक्त 48 घंटे से पूरे उत्तराखंड में बारिश हो रही है, ऐसे में क्या कुछ सिचुएशन है वहां के लोगों की? देखिए, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया था उत्तराखंड में बारिश का, वो सच साबित यहाँ पर हुआ है। और पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो प्रदेश के ज़्यादातर जगहों पर, खासतौर पर जो पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश देखने को मिली है। और ये बारिश आफत की बारिश आम जनता के लिए बनकर यहाँ पर आई है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश इन क्षेत्रों में हुई है उससे ये कह सकते हैं कि फसलों को भी नुकसान हुआ है, जान और माल दोनों का नुकसान यहाँ पर प्रदेशवासियों को यहाँ पर हुआ है। और ये सरकार के लिए बड़ा चिंताजनक विषय कहा जा सकता है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश जिस प्रकार से इन क्षेत्रों में यहाँ पर हुई है, चाहे आपका उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो,
चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, इन जगहों पर लगातार ये कह सकते हैं कि जो हल्की हल्की बारिश पर्वतीय जनपदों में जो हुई है उससे बड़ा नुकसान इन क्षेत्रवासियों को यहाँ पर उठाना पड़ा है। आप रुद्रप्रयाग जनपद की अगर बात करते हैं, रुद्रप्रयाग जनपद जो जलाई गाँव है वहाँ पर ये कह सकते हैं कि गदेरे जो इस बरसात के चलते जो गदेरा अपनाया हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश वहाँ पर आई है, उसके चलते कह सकते हैं कि अनुसूचित बस्ती पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि गदे के किनारे अनुसूचित बस्ती वहाँ पर है। ऐसे में जो उस गांव के समीप जो दो संपर्क जो पुल थे वो पुल भी वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गांव को जोड़ने वाला जो सड़क थी वो सड़क यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और लगातार जो कटाव है, यानी जमीन का जो कटाव है इस नाले बरसाती नाले के चलते वो वहाँ पर हो रहा है, जिससे अनुसूचित बस्ती पर खतरा मंडराने लगा है। द्वाराहाट जो अल्मोड़ा जनपद में आता है, वहाँ पर सड़क के मरम्मत का जो कार्य जहाँ पर चल रहा था, वहाँ पर जेसीबी के ऊपर पूरा मलबा वहाँ पर गिर चुका है। एक जो जेसीबी के जो चालक थे उनकी मृत्यु वहाँ पर हो चुकी है। इसी प्रकार से टिहरी और उत्तरकाशी में भी फसलों को बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि ओलावृष्टि और बारिश दोनों एक साथ यहाँ पर हुई। तो ऐसे में क्या किसी की मौत की भी देखिए, अभी तक अगर हम जो पूरी ओवरऑल पूरे उत्तराखंड की अगर ओवरऑल उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अभी तक इस बारिश के चलते जो आफत की बारिश बनकर आई है उसमें 2 लोगों के मृत्यु होने की सूचना यहां पर प्राप्त हुई है। बाकी जो फसलों को नुकसान हुआ उस नुकसान का आकलन करने के लिए विभाग की जो टीम है, उदयन भाई जो टीम है वो लगातार क्षेत्र का दौरा यहाँ पर कर रही है। जो नुकसान हुआ उसका आकलन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन इसी प्रकार से उत्तराखंड के लिए हल्की बारिश वाले कही जा सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों से पहले ही एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर अपील की है। जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, ऐसे में सरकार के पास भी काफी बड़ी चुनौती हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर चमोली जिले के नंदप्रयाग की है, जहां अचानक पानी के बहाव के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें, अफरा तफरी मचने के बाद लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। दोनों नंदप्रयाग स्लाइडिंग जोन में एनएच के द्वारा काम भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह नालियां जो है वो बंद रखी गई हैं। वहीं अगर बात की जाए अतिवृष्टि के कारण पानी का जो बहाव है वो बाजार की ओर आ गया है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।